भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे ट्रेन एक सफर का जरिया नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की दिल की धड़कन है। यानी कि लगभग 2 से 3 करोड़ लोग रोज इस ट्रेन में सफर करते हैं। आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि जितना ऑस्ट्रेलिया की आबादी है ना, उतना हमारे देश में लोग ट्रेनों से रोज सफर करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो रेलवे के सिस्टम हमें दिखाया जाता है, क्या वो उतना ही मजबूत है? तो चलिए आज हम रेलवे की हिस्ट्री खोलने वाले हैं। क्या उसमें सच्चाई है? क्या हमसे छुपाया जाता है? भारतीय रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी में हुई थी, जब ट्रेन मुंबई से थाने की ओर चली। आज भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे रेलवे नेटवर्क में से एक है, जहां पे 68,000 किलोमीटर लंबी ट्रैक बनाया गया है और रोजाना 13,000 ट्रेन उस ट्रैक पे सफर करती है। ये आंकड़े सुनकर आपको लगता होगा कि भारत की सबसे ताकत रेलवे, लेकिन जब आप प्लेटफॉर्म पे जाइएगा, वहां पे भीड़ देखिएगा, गंदगी देखिएगा, उस ट्रेन की टूटी हुई सीटें देखिएगा और लेट आए हुए ट्रेनों को देखिएगा, तो आपको वहां पे ऐसा लगेगा कि केवल ये व्यवस्था आंकड़ों तक ही सीमित है। भारतीय रेलवे में लगभग हर साल कम से कम हजारों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। कारण यह है कि कभी सिग्नल फेल हो जाता है, तो कभी उस ट्रैक का मरम्मत अच्छा से नहीं होता है, तो कभी इंजन में खराबी हो जाती है। इसी सब के कारण हर साल लगभग 1,000 लोग अपनी जान को गंवा देते हैं। उदाहरण में ले लो, 2016 में कानपुर में 150 से ज्यादा लोग मरे गए। और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। आज कानपुर के पास बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। अब तक इस हादसे में 107 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसे को हुए 13 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक रेस्क्यू का काम जारी है। 150 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से कई की हालत बेहद नाजुक है। आखिर रात के अंधेरे में पटरी पर सरपट दौड़ती ट्रेन कैसे हादसे का शिकार हो गई और हादसे के बाद कैसे हाहाकार मच गया, देखिए इस रिपोर्ट में। 2023 में बालसोद में 290 लोग मर गए। हादसे की तस्वीरों को देखकर कोई भी सहन सकता है। एक बार एनिमेशन के जरिए आपको दिखाते हैं कि आखिर यह हादसा शुक्रवार शाम हुआ कैसे। 48 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है, लेकिन हादसे के निशान यहाँ पर बाकी हैं। आपको बताते चलें, हर हादसे के बाद जांच की कमेटी बैठती है, नेताएं अपना अपना बयान रखते हैं, लेकिन इसमें कोई सुधार नहीं होता है। ऐसा तो होते ही रहता है। बस इन लोगों को उस टाइम आना है और कुछ बयान देकर चला जाना है। यानी कि लोगों को लगेगा क्या कि नेता हमारे बारे में सोच रहे हैं। लेकिन यही सब नेता कहता है कि हमारे देश में ट्रेन में सफर करना सस्ता है, लेकिन हमारी जान उतनी सस्ती है जितना ये लोग अंदाजा लगाते हैं। रेलवे का सबसे बड़ा सच ये है कि यहाँ पे भ्रष्टाचार होता है। रेलवे की नौकरी पाने के लिए आपको घूस देना पड़ेगा, ठेके देने में घोटाले, टिकट काटने वाले दलालों का खेल, ये सब आम बात है इस रेलवे की नौकरी में। यही वजह है कि ट्रेन की मरम्मत समय पर नहीं होता है, ट्रेन के डिब्बे पुराने हो जाते हैं और ट्रेन की सिग्नल पे काम करने में सालों साल लग जाता है। यूरोप और जापान में ट्रेन सुरक्षा के लिए जाना जाता है, लेकिन हमारे देश भारत में ट्रेन खतरों के लिए जाना जाता है। भारतीय रेलवे एक ऐसा तंत्र है जो हर रोज करोड़ों लोगों की जिंदगी को उनकी मंजिलों तक पहुंचाने की सपना रखता है। लेकिन जब हम इनको गंभीर रूप से इनके जिंदगियों में हम झांकते हैं, तो तस्वीर किसी डरावने सपनों जैसा लगती है। सुबह सुबह आप जाकर किसी लोकल ट्रेन में जाकर झांकिएगा, जहाँ पे 70 लोगों की बैठने की सीट रहती है, वहाँ पे 300 लोग एडजस्ट करते हैं। जहाँ ट्रेन की धरने की जगह नहीं रहती है, वहाँ पे लोग जाकर ट्रेन पकड़ते हैं। कोई छत पे चढ़ जाता है, तो कोई ट्रेन को पकड़ कर लटक कर जाता है अपनी मंजिल तक, तो कोई ट्रेन के ऊपर जाकर बैठ जाता है। इसी सब हादसे में कितना लोगों का जान चला जाता है ट्रेन पकड़ने में। कोई ट्रेन छूट ही जाता है तो दौड़ कर जाकर धरने में लटकने में कितना लोगों का तो जान चला जाता है। इसमें रेलवे प्लेटफॉर्म पर हालत कुछ अलग नहीं। गर्मी में लथपे हुए व्यक्ति वहां पे पसीने से पूरा भीगता है। भीड़ के कारण वहां पे बुजुर्ग लोग धक्का खाता है और बच्चों को गोद में लिए हुए उनकी माताएं। यही है भारतीय रेलवे की असली तस्वीर। ये भीड़ केवल असुविधा की नहीं, बल्कि हर रोज हादसे की न्यूज देती है। इस न्यूज पे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ना वहाँ पे नेता का बेटा जा रहा है सफर करने और ना ही वहाँ पे एक्टर का बेटा जा रहा है।
वहां पे तो केवल किसान का लड़का, गरीब का लड़का केवल जाकर वहीं सफर कर सकता है ट्रेन में। लेकिन उन लोगों का लड़का क्या है, फ्लाइट से उड़ेगा और लैंड होगा, क्या यही ना। इसीलिए ना इसमें कोई नहीं ध्यान देता है। जैसे कि आप लोग एयरपोर्ट देखते होंगे, क्या एयरपोर्ट लगता है यार, एसी, लाइटें, इतना मस्त एयरपोर्ट बनाया जाता है कि कोई जाता है तो नाम लेता है एयरपोर्ट का। लेकिन आप लोग एयरपोर्ट को छोड़कर आप लोग रेलवे स्टेशन पे आ जाओ। 2000 से 2022 तक आज तक प्लेटफॉर्म पर धक्का मुक्की और भगदड़ के कारण हजारों लोगों की जान चली गई। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या इसको बचाने के लिए या भीड़ को संभालने के लिए सरकार अभी तक कोई ठोस इंतजाम की? नहीं की। भारतीय रेलवे में टिकट मिलना खुद को एक लड़ाई है। त्योहार या कोई फंक्शन हो आपके घर या त्योहार हो आपके इलाके में, यानी कि हमारे बिहार में छठ होता है, तो छठ में तो बहुत लोग आते हैं बाहर से, तो उस टाइम टिकट मिलने में बहुत दिक्कत होता है और परेशानी की सामना करना पड़ता है। IRCTC के वेबसाइट खुलते ही उसका जो सर्वर रहता है वो डाउन हो जाता है, इतना टिकट बाई होने लगता है। इससे फायदा किसका होता है? एजेंट और दलालों का। इससे बहुत फायदा होता है। आपका टिकट जहां 10 रुपया का होगा वहां पे वो 50 रुपया लेगी, यानी कि 40 रुपये उसके बगली में। इसीलिए दलाल और एजेंट का फायदा होता है। टिकट कंफर्म चाहिए तो पैसा दोगुना करो। रेलवे की कर्मचारी और दलालों की मिली भगत से काला बाजार का खेल चलता है और आम आदमी मजबूरी में अपनी जेब ढीली करता है और सिस्टम जो होता है वो खामोशी से देखता है। क्योंकि हम लोगों में इतना हिम्मत ही नहीं दिया जाता है किसी में कि आप जाकर वहां पे एक्शन लें, क्योंकि वो लोग दलाल और कर्मचारी मिलकर जो कांड करते हैं ना, कोई इस पे आवाज नहीं उठाता है। हमारे देश में हम लोग नॉर्मल आदमी क्या कर सकते हैं उसमें भाई? रेलवे के विज्ञापनों में चमचमाती ट्रेन के डिब्बे दिखाए जाते हैं और वहां का प्लेटफॉर्म जो रहता है साफ सुथरा दिखाया जाता है, लेकिन असलियता को नहीं दिखाया जाता है। टूटे हुए शीशे, टूटे हुए बाथरूम, टूटे हुए सीट, यही है ट्रेनों की और प्लेटफॉर्म की असली नजारा। भारतीय रेलवे हर साल करोड़ों रुपया देता है साफ सफाई और रेलवे की मरम्मत कराने के लिए, लेकिन गलत ठेके और भ्रष्टाचार के हाथों में चला जाता है, जिसके कारण हमें वही दिक्कत की सामना करना पड़ता है। स्वच्छ भारत का नाम थोड़ा गूंजता है, लेकिन इसका पोल खोल देता है रेलवे के डिब्बे और उसका प्लेटफॉर्म। क्या आप जानते हैं कि भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है, लेकिन ये तंत्र हर साल हजारों करोड़ों का घोटाला झेलता है। माल ढुलाई से मिलने वाली कमाई यात्रियों की सेवाओं में घाटा खर्च करने में कम हो जाता है। सस्ती टिकट के नाम पर रेलवे कर्ज में डूबती जाती है और दूसरी तरफ उसका संपत्ति और प्रॉपर्टी नेताओं और उद्योगपतियों की सोने पे सुहागा हो जाता है। 2019 में रेलवे की ऑपरेटिव 98.4% तक पहुंच गया था। इसका मतलब ये है कि जितना रेलवे की कमीनी हो रहा है उतना खर्चा रेलवे में लग जा रहा है। रेलवे के पास ना तो आधुनिकीकरण के लिए पैसा बचाता है और ना ही रेलवे की सिस्टम को ठीक करने के लिए क्षमता। भारत की रेलवे कभी भारत के लिए रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, वो अब धीरे धीरे बोझ बनती जा रही है। क्यों बोझ बनती जा रही है? बनती इसलिए जा रही है क्योंकि इसमें नेताओं के बच्चा या नेता इसमें सफर नहीं कर रहे हैं। अगर आज वो भी इसमें सफर करते ना तो ये भी हमारे देश के लिए रीढ़ का हड्डी रहता और आज भी हमारे देश में ये रेलवे कभी बोझ नहीं लगता इन लोगों को। कैसे कैसे नेता इसे अब राजनीतिक में खेल खेलने लगे रेलवे को। पहले कहा 2019 में कि हम बुलेट ट्रेन बनाने वाले हैं। बुलेट ट्रेन बनाने की आधुनिक को समस्या को ठीक करने के लिए हमें प्राइवेट कंपनियों को शामिल करना पड़ेगा। धीरे धीरे कई रूट्स पर प्राइवेट ट्रेन शुरू हुई, जैसे तेजस एक्सप्रेस, वंदे मातरम जैसे ट्रेन सेवा के लिए उपलब्ध हुई। प्राइवेट ट्रेन आम जनता के पहुंच से बाहर है, इसका किराया जो लगा दोगुना लगने लगा और जो अब ये लोकल ट्रेन बच गए हैं इसका हाल और बेकार होने लगा जब से प्राइवेट ट्रेन आया है। अमीरों के लिए लग्जरी ट्रेन और गरीबों के लिए भीड़ और गंदगी से लिपटी हुई ट्रेन। क्या यही दोबारा व्यवस्था का विकास है हमारे देश में? लोगों को तो सपना दिखाया गया बुलेट ट्रेन बनाएंगे तो प्राइवेट कंपनियों को शामिल करना पड़ेगा, तो सब लोग सोचा कि हाँ जी चलिए बन रहा है तो सब कोई उसमें घूमेगा, लेकिन गरीब लोगों की बजट से बहुत बाहर है। इसमें गरीब लोग नहीं जा सकते। आज भी उसी ट्रेन में ये लोग सफर कर रहे हैं। उस ट्रेन का इज्जत आज उससे भी बेहतर हो गया है क्योंकि अमीर लोग तो अब उसमें न जा रहे हैं। इसका क्या हाल होगा? इसका तो खराब ही न रहेगा। भारतीय रेलवे का जमीन देश भर में
करोड़ों एकड़, लेकिन प्राइवेट कंपनियों को इसे लीज पर दे दिया जाता है। रेलवे स्टेशन के प्रोजेक्ट्स में भी यही खेल चलता है। बड़े ठेकेदार, रियल स्टेशन कंपनी और उद्योगपतियों ने रेलवे प्रोजेक्ट्स में करोड़ों रुपया कमाते हैं, लेकिन जब यात्री वही पुरानी प्लेटफॉर्म और टूटे डिब्बे और गंदगी को ही झेलते हैं। लेकिन रेलवे का नारा है यात्री का सेवा, लेकिन असली नारा ये नहीं है। आप लोग चौंक जाइएगा कि असली नारा ये है। असली नारा ये नहीं है। असली नारा ये है कि कॉर्पोरेट का सेवा। भारतीय रेलवे हर चुनाव में बड़ी बड़ी वादे बनाती है। कहती है कि जिस राज्य में कहती है कि यहाँ पे नई ट्रेन आएगी, नए प्लेटफॉर्म बनेंगे, ऐसे नेताएं कई कई घोषणाएं करते हैं। हर राज्य में नेताएं घोषणा, उन लोगों को पता है कि ट्रेन जो है वोट बैंक का खाता है। अगर हम इसमें कुछ बातें रख दें तो लोग खुशी खुशी हमें जिता देंगे, लेकिन बाद में नतीजा क्या आता है? कई मंत्री अपने राज्य में ही नई ट्रेन शुरू करते हैं कि उनका वोट बैंक बनी रहे। बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल जैसे राज्यों में सीधा ट्रेन से कनेक्शन है राजनीतिक का, लेकिन देश के बाकी हिस्सों के यात्री सोचते रह जाते हैं कि कब हमारी बारी आएगी। जापान में शिकानसेन ट्रेन 1964 में 300 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रही है। चीन में हाई स्पीड ट्रेन 35,000 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। यूरोप में ट्रेन समय के पाबंदी के लिए मशहूर है। वहाँ पे 1 सेकेंड भी लेट हो जाता है ना ट्रेन आने में, ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। और हमारे देश का ट्रेन आज भी 50 से 55 किलोमीटर की स्पीड से चलती है। अक्सर 2-3 घंटे लेट होना तो आम बात है, लेकिन हमको हाई स्पीड का ट्रेन और लग्जरी ट्रेन की सपना दिखाकर आज भी हमें उसी ट्रेन में रखा जाता है जिस ट्रेन में शीशा नहीं है, जिस ट्रेन का सीट टूटा हुआ है, जिस ट्रेन का बाथरूम अच्छा नहीं है, जिस ट्रेन का लैट्रिन अच्छा नहीं है। उसी ट्रेन में आज भी हमें सफर कराया जाता है और हमें मजबूरन उसमें सफर करना पड़ता है। और विदेश की ट्रेन और हमारे भारत का ट्रेन बहुत अंतर है, सालों साल का अंतर है। हमें तो लगता है कि 10 साल भी या 100 साल भी लग जाए उसे पीछे करने में, क्योंकि ना तो उसमें अच्छा से कंपेयर कर सकते हो, ना ही ट्रेन की स्टाइल से आप कंपैरिजन कर सकते हो, ना ही ट्रेन की बनावट जो है उससे आप कंपैरिजन कर सकते हो। बहुत अंतर है। अभी भारत में कई यात्री रेलवे के खिलाफ आवाज उठाई। बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग कई बार तो लेट लतीफी और टिकट ब्लैकिंग के खिलाफ आंदोलन कर चुका है। महाराष्ट्र में लोकल ट्रेन की किराया बढ़ाने पर भी वहां पे विरोध किया गया था। सोशल मीडिया ने भी अच्छा भूमिका निभाई, क्योंकि अगर कोई भी ट्रेन लेट होता है या कोई स्टेशन पे भीड़ लगता है या कोई स्टेशन के अगल बगल में उतना गंदा रहता है तो वहाँ पे यात्री पीक लेकर ट्विटर और फेसबुक पर डाल देते हैं। यही सब देखकर जनता जो है उत्साहित हो जाता है कि यार इतना हम लोग इसे वोट देकर जिता रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, इसके पीछे झंडा लेकर ढो रहे हैं, ये काम नहीं कर रहा है, तो लोग आवाज उठा रहे हैं। यही सब छोटी छोटी आवाज उठ रहा है तो इससे ये पता लग रहा है कि देश की हर सिस्टम लोगों की आवाज से हिल सकता है। सरकार ने कई सुधार का दावा किया। उसने बोला कि जब हम आप लोग स्टेशन पे जाइएगा तो वाईफाई चलाइएगा, यानी कि हम वाईफाई लगा देंगे, स्टेशन क्लियर रहेगा, जो उसका मरम्मत रहेगा, जो ट्रेन आएगा वो एकदम चकाचक रहेगा, वंदे मातरम जैसा ट्रेन को हम निकाल देंगे। लेकिन ये क्या हकीकत में धरती पर आया अभी तक? क्लीन स्टेशन योजनाओं में कई बार दीवार ही पर केवल पेंट हुए, वहां पे ना ही प्लेटफॉर्म को साफ किया गया। बायो टॉयलेट की हालत कुछ ऐसी है कि यात्री अभी भी उसे इस्तेमाल करने में घिचकिचाते हैं, क्योंकि उसका सुविधा अभी भी अच्छा नहीं है। और वाईफाई का बात है तो वाईफाई का केवल शहर के ही लोगों ने मजा उठाता है, नहीं जो गांव में कई स्टेशन रहता है तो वहां पे इसका सुविधा थोड़ा सा भी नहीं मिलता है। मतलब सुविधा तो दिखाए गए, लेकिन आम जनता के लिए ये सुविधा काम में नहीं है। रेलवे सिर्फ ट्रैक और ट्रेन नहीं बल्कि 12 लाख कर्मचारियों की परिवार है। इन कर्मचारियों की परिवार की स्थिति अभी भी ठीक नहीं है। लंबी ड्यूटी और कम सैलरी और जो काम उसमें होता है ना, इन लोगों का बहुत खराब होता है। इसी सब के कारण इनका स्थिति भी खराब है। कोई भी व्यक्ति अगर 12 घंटा काम करता है तो उससे आराम किया जाता है। अगर कोई भी को बोले तो हाँ जी उनको आराम दिया जाता है। इसे आराम देने से उसे क्या होगा कि आपकी समस्या नहीं होगा। लेकिन इतना कुछ हो जाने के बाद हमारे देश की सरकार की नजर इस पे नहीं जा रहा है और तुलना क्या करता है विदेशी लोगों से कि हम उससे आगे हैं, हम इससे आगे हैं। आप किसी से आगे नहीं है। आपके माइंड जो है ना आपका नेगेटिव ओर जा रहा है। आप पॉजिटिव सोचिएगा ना, तब आप पॉजिटिव सोच कर देखिए कि आप आगे हैं नहीं है। तो आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप कि वीडियो देखकर आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन गाइस जाते हुए एक मैं आप लोगों से बात बता दूं कि अगर आप लोग यहाँ तक हमारे वीडियो को देख लिए हैं
तो आप लोगों से एक ही निवेदन है कि आप लोग मेरे कमेंट में जाइए और बताइए मुझे ये करना है कि हम चैलेंज वाला वीडियो बनाना चाहते हैं। अगर आप लोग चाहेंगे कि हाँ भाई करण भाई तुम चैलेंज वाला वीडियो बनाओ, तो मैं आप लोगों के लिए चैलेंज वाला वीडियो बनाऊंगा।